Hello students, welcome to BioRoots classes. Today we are going to discuss our new chapter that is reproduction in organism. तो मैंने आपको बताया भी था कि कुछ मेरे पास कुछ क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि मतलब कॉल्स वगैरह आ रही हैं या मैसेज मुझे कर रहे हैं बच्चे कि थोड़ा क्लास 12th का भी कराऊं, तो मैं थोड़ा क्लास 12th का भी साथ में लेके चल रही हूँ। तो आज का चैप्टर हमारा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, कुछ चीजें मैं लिखा नहीं रही हूं, मैं सिर्फ बोलूंगी कुछ चीजें। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या है? ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ या कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, और बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या है? वेयर the individual give rise to the new individual or where the parent give rise to the new offspring similar to itself। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे अपने ही जैसा एक न्यू बेबी को जनरेट करना वाली प्रोसेस है। तो वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आप उसको खुद लिख लीजिएगा। देखिए, अब इसमें दो चीजें आती हैं। एक हम बात करेंगे लाइफ साइकिल, व्हाट इज लाइफ साइकिल, एंड द सेकंड इज लाइफ स्पैन, कि लाइफ स्पैन क्या है। तो लाइफ साइकिल में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये सीरीज है, सीरीज ऑफ डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, सीरीज ऑफ ग्रोथ आप कह सकते हैं। तो ये क्या है? सीरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम कहां से कहां? फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ठीक है, कि लाइफ साइकिल में हम ये कह रहे हैं कि उसमें कौन सी सीरीज में ग्रोथ कौन सा आया, या आप कह सकते हैं सीरीज ऑफ फेज। जैसे आप ग्रोथ फेज की बात करते हैं, हम कह रहे हैं पहले जुवेनाइल फेज है और फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज है, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है। तो यानी क्या हो गया? वो सीरीज ऑफ फेजेस हैं जो हमारी लाइफ में आ रहे हैं। सेकेंड, अगर मैं लाइफ स्पैन की बात करती हूं तो ये क्या है? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होगा। और इट इज नॉट रिलेट विद द बॉडी साइज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट इज नॉट रिलेट विद द बॉडी साइज? यानी ये नहीं है कि अगर कोई इंडिविजुअल का बॉडी साइज बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल एलिफेंट का बॉडी साइज बहुत बड़ा है, तो उसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा ही होगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें क्या है? आप पैरट की बात कर सकते हैं। पैरट में 140 ईयर्स एवरेज लाइफ जो उसकी है 140 ईयर्स, जबकि वो इतना बड़ा नहीं है। आप टॉर्टोइस की बात कर रहे हैं तो वो 250 ईयर्स तक रह सकता है, तो वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन क्या है? वो इतना रह पा रहा है। वैसे ही आप क्रोकोडाइल की बात करें तो 60 अप्रोक्स 60 ईयर्स। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी साइज का बड़ा होना ये बताएगा कि उसका लाइफ स्पैन कितना है। ठीक है, अब इसमें फेजेस की हम बात करते हैं कि इनमें क्या फेजेस आएंगे। तो देखिए, यहां सबसे पहला फेज जो ये आ रहा है इस तरीके से, दिस इज नोन एज जुवेनाइल फेज एंड इन प्लांट्स दिस फेज इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। तो ये चीज याद रखिएगा। इन एनिमल्स जो सबसे पहला यानी प्री रिप्रोडक्टिव फेज जो है इज नोन एज जुवेनाइल फेज, व्हाइल इन प्लांट्स इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज, देन रिप्रोडक्टिव फेज, देन एजिंग एंड सेनेसेंस, एंड देन डेथ फेज। तो ये आपका हो गया जुवेनाइल या वेजिटेटिव। तो आपको याद रखना है कि जुवेनाइल और वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मींस प्लांट की हम बात कर रहे हैं। यहां हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज में मैंने ये जो लाइन है इसको ऊपर क्यों किया है? यानी ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल को बता रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल कब ज्यादा बढ़ जाएंगे? जब रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, जब रिप्रोडक्शन होगा, तब नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग या नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ जाएंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं एजिंग एंड सेनेसेंस, यानी बुढ़ापा। ठीक है, तो ओल्डर एज आप कह सकते हैं, वो हो गई। और उसके बाद लास्ट में यानी यहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी सीज होने लगती हैं या स्टॉप होने लगती हैं। तो और उसके बाद क्या होगा? डेथ फेज। ठीक है, तो आप इस इतनी कैटेगरीज में आप लाइफ स्पैन को डिवाइड कर सकते हैं।
तो देखिए रिप्रोडक्टिव फेज में नंबर्स बढ़े, देन एजिंग एंड सेनेसेंस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए पहले मैं यहाँ बात करती हूँ, जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज में सिर्फ सेल्स बढ़ रही हैं बट रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ रिप्रोडक्शन होगा, सेल्स का नंबर जो है वो भी बढ़ेगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे। देन यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन, ठीक है, कहाँ, एजिंग या सेनेसेंस में जब हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएंगी तो हमारा जो भी बॉडी का फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, डेथ फेज, तो डेथ हो जाएगी मीन्स। तो ये क्या हो गए, ये है आपके लाइफ स्पैन के कुछ फेजेस। तो ये याद रखिएगा कि एक्सीडेंटल डेथ जो हम बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया है तो वहां हम ये नहीं बोलेंगे मतलब उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट नहीं हुआ था, क्यों, क्योंकि वो नेचुरल डेथ नहीं थी, वो उसने खुद से कमिट किया है, तो वो उसका लाइफ स्पैन मीन्स कंप्लीट नहीं हो पाया। तो फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ही क्या है, लाइफ स्पैन हम कहते हैं। अब एनसीईआरटी आपको कुछ एग्जांपल्स बताती है, यानी वो ये कहती है कि आप लाइफ स्पैन का अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ एवरेज लाइफ स्पैन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे जो वो बता रही है, जैसे एलिफेंट का, रोज का बता रही है, यहीं पे मैं लिख रही हूँ थोड़ा, एलिफेंट का आप देखेंगे 60 to 80, ठीक है, एलिफेंट का 60 to 80 होता है, बट एवरेज हम 75 ईयर्स मान लेते हैं। वैसे 60 to 80 भी आपको देखने को मिल सकता है, बट दोनों के बीच का एवरेज हम निकाल लेते हैं तो 70 to 75 ईयर्स लगभग इसमें होता है। रोज बर्ड की बात करते हैं, या रोज की जो झाड़ी होती है, बुशेस जो होती हैं रोज की, उनकी अगर बात करते हैं तो वहां सिर्फ 5 to 10 ईयर्स, वो ज्यादा नहीं है, ठीक है, बुशेस, रोज बुशेस की बात करें। फिर एक आप ऐसे याद रखिएगा 20 to 25 ईयर्स किसमें होती है, डॉग में, काव में और बनाना। तो तीनों को मैं साथ में बता रही हूं आपको, डॉग, काव और बनाना, इनका जो होता है 20 to 25, तो हम क्या करते हैं इसको 25 ईयर्स ले लेते हैं एवरेज, 20 to 30 तक लगभग ये होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इतना हो गया, ये तीन तो ये हो गए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और कराती हूं आपको। नाउ डॉग हो गया, सॉरी, बटरफ्लाई, फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला, मेलिनोगैस्टर, जो आपने पढ़ा भी है, लिंकेज, जिनमें मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में बताया था। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, बटरफ्लाई की बात करते हैं तो 1 to 2 वीक्स, ये ज्यादा नहीं, बस 1 to 2 वीक्स। अगर हम फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं तो 1 मंथ, या आप इसको कितना ले सकते हैं, 30 डेज, ठीक है। और रिप्रोडक्शन ये बहुत जल्दी शो कर देते हैं, प्रोजनी कितना बहुत जल्दी शो करते हैं, इसीलिए मॉर्गन ने इसको एज ए रिसर्च मटेरियल आप कह सकते हैं कि रिसर्च मटेरियल इन्होंने यूज किया था इसको। उसके बाद पैरट की बात करते हैं, पैरट 140 ईयर्स, देखिए इसको एवरेज लेते हैं, इसमें से थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है, 5-10 साल ऊपर नीचे हो सकता है, एवरेज लिया जाता है। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। तो अब आप खुद देखिए, मैंने आपको कहा कि साइज इज नॉट द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनिंग या डिफाइनिंग लाइफ स्पैन। तो देखिए क्रोकोडाइल तो पैरट से कितना बड़ा है, लेकिन तभी भी वो 60 ईयर्स ही जी पाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर क्रो की बात करते हैं तो क्रो 15 ईयर्स जीता है। हॉर्स की बात करते हैं तो देखिए हॉर्स में 40 to 50 ईयर्स, ठीक है। तो 40 to 50, अगर इसके बीच में 45 भी आता है तो वो ठीक है, मतलब उसका एवरेज ले लिया गया है, मतलब वो एवरेज को वहां पे बता रहे हैं। राइस प्लांट की बात करते हैं तो आपको 3 to 4 मंथ मिलेगा, लेकिन वैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया में जो बेसिकली जो राइस प्रोड्यूस की जाती हैं वो लगभग 4 मंथ लेती हैं। कहीं कहीं पे ऐसा है जहां बहुत ज्यादा वाटर की जो सप्लाई है, इरिगेशन वो बहुत अच्छा है, तो वहां पे 3 मंथ तक वो कंप्लीट कर लेता है अपनी लाइफ साइकिल, बट वैसे 4 मंथ इसमें होता है। फिर टॉर्टोइस की बात करते हैं तो 100 to 150 ईयर्स, बट अगेन यहां आपको कुछ बुक्स में 250 ईयर्स तक भी देखने को मिल सकता है इसमें। और बैनियन ट्री की बात करते हैं
तो banyan tree में कितना होगा, ये आपका होता है 200 एयर्स, 200 तो नहीं वैसे 300 होता है, बट 200 एयर्स से 500 एयर्स के बीच में ये कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ चीजों के लाइफ स्पैन। यही मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी इतनी ही चीजों के बारे में बताती है, जहां पे कहीं कहीं पे वो डैश देती है आपको कि आपको खुद फिल करना है या खुद पता लगाना है, और कुछ कुछ चीजों के बारे में वो खुद बताती है। तो ये हो गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है ये तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन की और फैक्टर्स क्या हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या क्या है, देखिए, एक तो ये क्या करता है, मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ। तो नंबर 1, मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, समझ आपको आ ही रहा होगा कि लाइफ मेंटेन कैसे कर रहा है, स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, या इट लीड्स टू द वेरिएशन, और इट इंश्योर द कंटिन्यूटी, इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। मतलब देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहां क्या है, हर एक स्पीशीज या हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसका जो स्पीशीज है वो आगे बढ़े। अब अगर वो इनफर्टाइल है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर बीज इन हनी बी, हनी बी में जो वर्कर बीज हैं, वो वर्कर बीज क्या करती हैं, उनको पता है कि वो इनफर्टाइल है, वो स्टेराइल है, लेकिन तभी भी वो क्या कर रही हैं, वो क्वीन के लिए सारी चीजें सर्व कर रही है, वो क्वीन को सारी फायदे दे रही है, ये सारी बेनिफिट्स उसको दे रही है, सब कुछ काम कर रही है क्वीन के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ क्वीन ही है जो एग ले करेगी। तो क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि उनकी जो स्पीशीज है वो आगे बढ़े, तो ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल को का क्या है, ये एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, या मतलब वो उनकी चाहत होती है कि उनकी जो स्पीशीज है, ह्यूमन स्पीशीज है, वो आगे बढ़े, जिस भी स्पीशीज के वो है वो स्पीशीज आगे बढ़े। तो इंश्योर करते हैं ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी, अभी जब मैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको डिफरेंस बताऊंगी, तब हम बात करेंगे कि लीड्स टू वेरिएशन, यानी वेरिएशन आने का एक जो अच्छी बात है वो क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये समझिए, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, तो वो आप खुद लिख सकते हैं, या मैं सिर्फ फैक्टर्स करके लिख रही हूँ, फैक्टर्स विच अफेक्ट रिप्रोडक्शन। तो उसमें आप हैबिटेट की बात कर सकते हैं कि किस जगह में कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है। सेकंड, आप उसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर सकते हैं, और आप उसकी फिजियोलॉजी की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी मॉर्फोलॉजी हो गई या उसकी फिजियोलॉजी हो गई, ये भी क्या करेंगे, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो वो बताएंगे। देखिए, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी तो खैर हम बाहर की चीजों को बोल देते हैं, तो इंटरनल फिजियोलॉजी आप कह सकते हैं कि ये हो गया। तो ये क्या करेंगे, ये फैक्टर्स हैं जो रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, दोनों में डिफरेंसेस पहले हम कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं, तो ये हम कहेंगे कि यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, यानी ओनली 1 पेरेंट इज नीडेड, 1 पेरेंट इज नीडेड, सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं सेकंड सोमेटोगैमिक रिप्रोडक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ
सोमैटिक सेल्स ही काम कर रही हैं। तो सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो वी कैन से सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। व्हाई? बिकॉज ओनली सोमैटिक सेल्स आर इन्वॉल्व, नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, और सिर्फ यूनिपेरेंटल है। ठीक है, यहां अगर हम बात करते हैं तो ये बाय पेरेंटल है, यानी टू पेरेंट्स आर नीडेड, टू पेरेंट्स आर नीडेड। ठीक है, तो टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स आर नीडेड, वन मेल एंड वन फीमेल। ठीक है, तो यहाँ बाय पेरेंटल प्रोसेस हो गई है। ये इसको आप कुछ नहीं कहेंगे ऐसा कि सोमैटोजेनिक है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब यहां बात करते हैं तो नो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। अगर गैमेट फॉर्म हो भी गया तो गैमेट फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब यहां नो गैमेट फॉर्मेशन, यहां हम बोल रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन। देखिए अब फिर अगेन इसका दूसरा नाम है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम दिया गया है नो गैमेट फॉर्मेशन से। देखिए गैमेट फॉर्मेशन को हम क्या टर्म देते हैं? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का बनना, जनरेट होना गैमेट्स का। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको क्या टर्म देंगे, क्या सही टर्म है उसके लिए? तो आप यहां, मैं यहां इस तरीके से लिख रही हूं, आप कहेंगे ए गैमेटोजेनेसिस और ए गैमेटोगैमी। तो व्हाट इज द नेक्स्ट या अनदर नेम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ए गैमेटोजेनेसिस और ए गैमेटोगैमी। ओके, यहां आप बात करेंगे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑल्सो अकर, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी होगा, विच इज नोन एज सिंगैमी। सिमिलर गैमेट्स। ठीक है, तो सिंगैमी आप यहां पे कहेंगे, यहां क्या होगा? फ्यूजन होगा गैमेट्स का। नेक्स्ट, यहां ओनली माइटोसिस अकर, यहां बोथ माइटोसिस प्लस मियोसिस अकर। ठीक है, तो क्यों यहां मियोसिस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे जो पेरेंट बॉडी थी वो पेरेंट बॉडी ही डिवाइड होके क्या करेगी? उसने एक न्यू इंडिविजुअल बना देना है डिवाइड करके, या बर्ड की फॉर्मेशन से या स्पोरुलेशन से। ठीक है, बट अगर हम यहां बात करते हैं तो पेरेंट की बॉडी मोस्टली ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी मोस्टली वो डिप्लॉयड होंगे। अब डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड से हाइप्लॉयड कैसे बने? रिडक्शन डिवीजन से बनेगा। यानी गैमेट की हम बात कर रहे हैं तो जो गैमेट में रिडक्शन डिवीजन होगा तभी जाकर तो गैमेट बनेंगे। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन होगा पहले, तो यहाँ मियोसिस होना भी जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां हम बोल रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बोल रहे हैं कि क्लोन्स आर फॉर्म्ड। यहां क्लोन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, इनके लिए रैमी टर्म भी दे दिया जाता है वैसे। देखिए क्लोन्स आर फॉर्म्ड, क्लोन्स को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? मतलब वो ऑर्गेनिज्म या वो ऑफस्प्रिंग विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो यानी आप ये कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली, ये क्वेश्चन आपके पास आया भी है, मॉर्फोलॉजिकली प्लस जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट। ठीक है, यानी क्या मतलब है? वो दिखने में बाहर से भी एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट की, और अंदर अगर आप उसका डीएनए चेक करते हैं या उसका जेनेटिक मटेरियल चेक करते हैं तो वो भी कैसा होगा? अपने पेरेंट की ही कॉपी होगा। क्यों? क्योंकि ओनली वन पेरेंट इज नीडेड, सिर्फ एक पेरेंट ही रिक्वायर्ड है, एक पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग बन रहा है। तो जो उस पेरेंट के अंदर डीएनए होगा वही डीएनए तो बच्चे के अंदर भी जाएगा, या जैसा वो दिखने में है वैसा ही बेबी भी होगा। यहाँ नो क्लोन फॉर्मेशन, यहाँ नो क्लोन्स फॉर्म्ड। आई थिंक इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। द फर्स्ट इज ये यूनिपेरेंटल है, ये बायपेरेंटल है। सेकंड, नो गैमेट्स फॉर्मेशन, नो फ्यूजन। यहाँ गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन होगा। यहाँ
ओनली माइटोसिस अकर, यहाँ माइटोसिस प्लस मियोसिस, यहाँ क्लोन्स फॉर्म्ड, यहाँ नो क्लोन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब इसमें है कुछ चीजें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट, अगर हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करते हैं कि, या क्वेश्चन ये भी आता है कि बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, तो देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं, यहां नो वेरिएशन अकर, नो वेरिएशन अकर, क्यों वेरिएशन नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ मियोसिस नहीं हो रहा है, जहां मियोसिस नहीं हो रहा है वहां वेरिएशन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट पेरेंट की ही कॉपी है, तो पेरेंट से ही अगर बेबी बना है तो वेरिएशन का तो कोई चांस ही नहीं है। इफ नो वेरिएशन अकर देन नो इवोल्यूशन अकर, देन नो न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड। स्पेशिएशन आपको पता होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म स्पेशिएशन? स्पेशिएशन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज। तो वो कैसे हो रहा है? वो हो रहा है वेरिएशन होगा, चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन ऑलवेज लीड्स टू दी या मोस्टली लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। यहाँ ऐसा नहीं होगा, तो यानी इसकी वजह से आप क्या बोलेंगे? इट इज नॉट ए बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, why asexual reproduction is not a better mode of reproduction, because it devoid variations। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि किस वजह से वो बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, नॉट बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन, इसमें वेरिएशन होंगे, इसमें इवोल्यूशन होगा, इसमें न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसीलिए इट इज नोन एज ड्यू टू वेरिएशन इट इज ए बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, यहां अगर हम सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो कहां पे सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा है? ठीक है, वैसे जब मैं आपको इकोलॉजी कराऊंगी मैं आपको आर सेलेक्टेड एंड के सेलेक्टेड स्पीशीज की बात बताऊंगी कि आर सेलेक्टेड क्या होती हैं और के सेलेक्टेड कौन सी स्पीशीज होती हैं, तो वहां पे भी हम करेंगे, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बहुत सारे बेबी एक साथ प्रोड्यूस हो जाते हैं, बट लेस और नो पेरेंटल केयर। अब आप खुद सोचिए, जहां पेरेंटल केयर नहीं हुआ, क्या वहां पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल हो पाएंगे? क्या वहां जितने बेबी प्रोड्यूस हुए हैं क्या उतने सारे के सारे मेच्योरिटी तक पहुंच पाएंगे? नो। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? लेस चांस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। तो यहाँ लेस चांस ऑफ सर्वाइवल है यहाँ, जबकि जो बेबी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में है, बट पेरेंटल केयर लेस है, क्योंकि एक पेरेंट इतने सारे बेबी को कैसे देखेगा। और मेन बात तो ये होती है कि एक पेरेंट की बॉडी ही डिवाइड होकर बन जाती है, तो जब पेरेंट ही नहीं रहा, बहुत केसेस में, सारे केसेस में नहीं बट बहुत से केसेस में पेरेंट ही नहीं रहा, तो बेबी को कौन देखेगा? ठीक है। और अगर कहीं पेरेंट है भी तो वो बेबी को पेरेंटल केयर नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वहां पे सर्वाइवल नहीं हो पाता ज्यादा। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ लेस ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड, लेस नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड, यानी अगर हम ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि एक बेबी ही हो रहा है, या 2 या ज्यादा से ज्यादा 3। अब कुछ रेयर केसेस होते हैं वो अलग है, बट ये है कि 1, 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है कि पेरेंटल केयर अच्छी होती है, तो यहाँ मोर पेरेंटल केयर, मोर चांस ऑफ सर्वाइवल, मोर सर्वाइवल रेट, ठीक है। तो यहां आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बाकी और डिफरेंसेस की बात करते हैं तो डिफरेंसेस तो वैसे बहुत सारे हैं इसमें, बट कुछ कुछ हम यहाँ पे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब यहाँ अगर मैं ये देखूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, तो मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इन, मोस्टली बोल रही हूं मैं, मोस्टली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये मोस्टली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म,
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप प्रोटेस्टा की बात कर सकते हैं, आपको पता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो प्रोटेस्टा इसमें हो सकते हैं। इसमें कुछ और चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इसमें सिनिडेरिया और ट्यूनिकेट्स भी आ सकते हैं इनमें, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है, बट मैं मोस्टली लिखा है मैंने, मोस्टली, तो यहाँ पे आप प्रोटेस्टा कर सकते हैं एग्जाम्पल, या प्रोटेस्टा, सिनिडेरिया, सिनिडेरिया में क्या आते हैं, सीलेंट्रेटा, ठीक है, जिसके पास सिनिडोब्लास्ट सेल्स होती हैं। तो सिनिडोब्लास्ट सेल्स क्या करती हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती हैं ताकि वो अपने प्रे को या जो प्रीडेटर है उसके आसपास आ रहा है वो उसको किल कर सकें, ठीक है। और फिर टेंटिकल्स के थ्रू वो क्या करता है, इसको अंदर ले लेता है अपना हाइपोस्टोम में, या जो भी उसका माउथ है वो उसमें उसको ले लेता है। और थर्ड इज ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेट्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं तो मल्टीसेलुलर में तो जितने भी आपको पता ही है मल्टीसेलुलर हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नाउ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स क्या हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए इन यूनिसेलुलर में अगर बात करते हैं तो तीन चीजें होती हैं। एक तो आप बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं, यानी फिजन, दूसरा आप बर्डिंग की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, और तीसरा आप स्पोरुलेशन की बात करते हैं। वैसे ही अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं तो मल्टीसेलुलर में बर्डिंग आएगी, बर्डिंग दोनों में आता है मल्टीसेलुलर में। दूसरा इसके साथ ही साथ फ्रैगमेंटेशन, रिजेनरेशन, बर्डिंग, ज़ूस्पोर्स फॉर्मेशन, कोनिडिया, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ये सारे के सारे मेथड्स हैं किसके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ ये किसके, कोनिडिया, गैम्यूल्स भी आप बोल सकते हैं इसमें कि गैम्यूल्स, तो गैम्यूल्स बर्डिंग के ही अंदर आप ले लीजिए, इंटरनल बर्ड गैम्यूल्स इसके अंदर हो सकते हैं, फ्रैगमेंटेशन, रिजेनरेशन इसमें हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि जो यूनिसेलुलर है वो बाइनरी फिजन, बर्डिंग और स्पोरुलेशन दिखाएंगे, ठीक है, या बाइनरी या फिजन आप बोल सकते हैं कि फिजन दिखाएंगे, और बाकी मल्टीसेलुलर ये चीजें ज्यादा दिखाते हैं। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बाइनरी फिजन से स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों के पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। भले आपका ये है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी है कि आपका एग्जाम पीछे जाएगा, बट फिर भी हमें अब पीछे भी अगर जाएगा तभी भी इतना टाइम नहीं है कि हम सारी चीजें बहुत अच्छे से धीरे धीरे करते रहें, तो इसीलिए मुझे थोड़ा जल्दी चलना पड़ रहा है। देखिए आप इसमें यहाँ सबसे पहले मैं बाइनरी फिजन की बात कर रही हूँ। तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या है कि बॉडी डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू टू, ठीक है। तो यहाँ मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप खुद लिख लीजिएगा। पेरेंट की बॉडी दो में डिवाइड हो जाएगी, और यहां क्या होगा, फर्स्ट कैरियोगैमी, देन कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस अकर। यानी पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और फिर साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, यहां हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कि यहाँ न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग होगी और उसके बाद साइटोप्लाज्म की स्प्लिटिंग होगी। तो आप ये कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस में मींस न्यूक्लियस डिवाइड, फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहां टाइप्स की बात करते हैं कि इसमें कितने टाइप्स के ये हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं टाइप्स में, ये इर्रेगुलर हो सकते हैं, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा की बॉडी ये है, ये ऐसे डिवाइड हो सकता 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 है, ये कैसे भी डिवाइड हो सकता है, इर्रेगुलर, ठीक है, रेगुलरिटी नहीं है। दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल,
बाइनरी फिजन, एग्जाम्पल यूक्लिना। पेरेंट बॉडी इस तरीके से डिवाइड होगी, लॉन्गिट्यूडिनल, यूक्लिना। थर्ड, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्सल, बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम, यानी मैंने आपको बताया था इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस। यहां इस तरीके से ट्रांसफर्स ऐसे या इस तरीके से क्या होती है, बॉडी डिवाइड होगी और दो पेरेंट जो दो ये निकले हैं दोनों के दोनों न्यू इंडिविजुअल हैं। वैसे यहाँ ये दो न्यू इंडिविजुअल होंगे, यहाँ दो न्यू इंडिविजुअल होंगे। तो आपको क्या चीज याद रखनी है कि बाइनरी फिजन में कैसे भी ये हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस एक ही एक्सेस में ये डिवाइड होंगे, ये इरेगुलर एक्सेस में डिवाइड हो सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस में डिवाइड हो सकते हैं, या ट्रांसवर्सल एक्सेस में डिवाइड हो सकते हैं। इसमें जो बाकी एग्जांपल्स हैं, तो इसमें बैक्टीरिया जो अनदर एग्जांपल्स, मतलब इन तीनों के अलावा बैक्टीरिया आप ले सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना तो हो गया, तो बैक्टीरिया भी आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जांपल एक और बैक्टीरिया, वो भी बाइनरी फिजन ही शो करता है और ऐसा शो करता है कि 20 मिनट में डिवाइड भी हो जाता है। अगर सारी फेवरेबल कंडीशन है, जैसे दूध से दही का बनना, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां जब उसको इतना ज्यादा अपना खाना मिला है तो वो 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है। इसको भी हम करेंगे जब माइक्रोबियल ग्रोथ वाला हम करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेलफेयर उनका क्या हमारे लिए है, उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल टाइप कुछ मतलब जो ऐसे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो भी कराऊंगी। तो देखिए बाइनरी फिजन में ये है। इसके बाद बात करते हैं मल्टीपल फिजन, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। देन मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन से समझ ही आ रहा है, यानी बॉडी डिवाइड्स इनटू मल्टीपल, बहुत सारे उसमें डिवाइड होगी। मल्टीपल फिजन यानी बॉडी स्प्लिट इनटू मेनी डॉटर ऑर्गेनिज्म, ये आप खुद लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल इसका हो गया प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो क्या करता है, मलेरिया पैदा करता है। या आप इसमें अमीबा भी ले सकते हैं, अमीबा भी दोनों शो करता है, बाइनरी और मल्टीपल, अमीबा और मोनोसिस्टिस। ठीक है, मोनोसिस्टिस, तो ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे मल्टीपल फिजन शो करते हैं। अब इसमें एक चीज आती है, यानी बॉडी जो है इस तरीके से ये है, इसमें अंदर इस तरीके से ये ऐसे बन जाएंगे, स्पोर्ट्स टाइप आप कह सकते हैं, और ये सारे के सारे न्यू इंडिविजुअल को जनरेट करते हैं। इसमें एक मॉडर्न फॉर्म हम बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं मॉडिफिकेशन, इसमें प्लाज्मोटॉमी। ठीक है, तो इसमें आता है प्लाज्मोटॉमी, प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी क्या है, मॉडिफिकेशन। ये एनसीईआरटी में अब एक न्यू टॉपिक हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी तो आपके पास ये होगा नहीं, बट ये एनसीईआरटी में ऐड हो चुका है, ये जो प्लाज्मोटॉमी है। तो इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ मल्टीपल फिजन है ये, मल्टीपल फिजन। अब यहाँ क्या होता है, देखिए, इट अकर इन, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जहां पे मल्टी न्यूक्लिएट या सिंसाइजियम कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये इसकी एक विशेषता आप कह सकते हैं कि इट अकर इन मल्टी न्यूक्लिएट और सिंसाइजियम ऑर्गेनिज्म, अकर इन मल्टी न्यूक्लिएट या सिंसाइशियल ऑर्गेनिज्म, यानी जिनके पास बहुत सारे, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो तो क्या करेगा, डिवीजन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट इंडिविजुअल विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, डिवीजन विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल में एक तो हम बोलते हैं ओपाइलिना। ठीक है, ओपाइलिना, व्हाट इज ओपाइलिना, इट इज ए पैरासाइट ऑन फ्रॉग एंड टोड। तो पैरासाइट ऑन फ्रॉग्स एंड टोड्स, बड़े वाले जो मेंढक होते हैं। ठीक है, ओपाइलिना इसका एग्जाम्पल है। और एक इसमें हो गया प्लियोमैक्सा, प्लियोमैक्सा। तो प्लियोमैक्सा को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम
चाओज भी कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका चाओज होता है। और चाओज मीन्स क्या हो गया, जाइंट अमीबॉइड, जाइंट अमीबा हम कह सकते हैं इसको। तो आप इसमें लिख लीजिएगा जाइंट अमीबा या अमीबॉइड, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये हो गया प्लाज्मोटॉमी के एग्जाम्पल। तो ये हो गया। अब उसके बाद टोरुलेशन मीन्स बडिंग, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। नेक्स्ट इज टोरुलेशन और बडिंग। टोरुलेशन या बडिंग, व्हाई इट इज नोन एज टोरुलेशन, बिकॉज इट शो टोरुला फेज या स्टेज, इट शो टोरुला स्टेज। तो व्हाट इज मीन्ड बाय टोरुला, टोरुला का क्या मतलब है, यानी कॉम्प्लेक्स बर्डेड कंडीशन अगर आ जाती है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स बर्डेड कंडीशन, यानी एक ऑर्गेनिज्म है उसमें एक बर्ड प्रोड्यूस भी, और वो एक बर्ड इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 और मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड, तो दैट कंडीशन इज नोन एज टोरुला, ठीक है, टोरुला स्टेज। तो टोरुला स्टेज अगर शो कर रहे हैं तो इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है, टोरुलेशन कहा जाएगा। तो बर्ड क्या होती है ये आपको पता है, स्मॉल आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस आप कह सकते हैं। तो बर्ड स्मॉल आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस which is responsible, आगे आप खुद लिखेंगे which is responsible for giving rise to the new individual, ठीक है। अब मैं सीधे आ रही हूं टाइप्स ऑफ बर्ड में, टाइप्स ऑफ बर्ड। तो बर्ड द फर्स्ट इज एक्सोजीनस, एक्सोजीनस मींस ये इसका मतलब है बाहर की तरफ यानी एक्सटर्नल बर्ड। द सेकंड इज एंडोजीनस यानी जो अंदर है यानी इंटरनल बर्ड, इंटरनल बर्ड, ठीक है। तो एक्सोजीनस बर्ड में जैसे मैं हाइड्रा की बात कर रही हूं, मैं जल्दी में बना रही हूं, ये हाइड्रा हो गया, हाइपोस्टोम हो गया, यहां से बर्ड प्रोड्यूस होगी, ये धीरे धीरे बड़ी होगी, यहां से डिटैच हो जाएगी फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और उसके बाद ये जो बर्ड है गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहां आप एक्सोजीनस की बात करते हैं अगर, तो एक्सोजीनस में हम एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा इसका एग्जाम्पल हो गया जो एक्सोजीनस बर्ड शो करता है। फिर उसके बाद एंडोजीनस की बात करते हैं, तो एंडोजीनस में क्या आएगा, गैमीज की बात करते हैं, गैम्यूल्स की बात करते हैं। तो यहां हम क्या कहेंगे, जैसे हाइड्रा, आप इस वाले में देखिए, इसमें एक आप ईस्ट भी कर दीजिएगा। ईस्ट आपको पता है चेन ऑफ बर्ड फॉर्म करता है, तो चेन ऑफ बर्ड ईस्ट में क्या, सैक्रोमाइसिस सैरीवैसी, 10th में भी पढ़ा है आपने, चेन ऑफ बर्ड फॉर्म, प्रैक्टिकल भी है 10th में। तो देखिए चेन ऑफ बर्ड फॉर्म करते हैं, और ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। एंडोजीनस बर्ड की बात करते हैं, तो एंडोजीनस बर्ड में हम क्या टर्म देते हैं, गैमी या गैम्यूल्स, जिम्यूल्स जिनको हम बोलते हैं, याद कीजिए गैमी हमने कहां पढ़ा था, मार्केंशिया यानी ब्रायोफाइट्स, यानी जो गैमीज होंगे इस तरीके से आप ले सकते हैं। और यहाँ बहुत सारी ये इंटरनल बर्ड है, बहुत सारी ये बर्ड है सारी की सारी। जब ये बर्ड क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये बर्ड क्या होंगी, यहां से बाहर निकल जाएंगे, एंड ईच बर्ड गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। तो यानी आप यहाँ क्या कह सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल आप कह सकते हैं स्पॉन्जेस, एनसीईआरटी सिर्फ स्पॉन्जेस बताती है, बट नॉट ओनली स्पॉन्जेस शोज एंडोजिनस बर्ड, उसके साथ साथ आप कुछ ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, यानी ब्रायोफाइट्स में मार्केंशिया, ठीक है, मार्केंशिया। आपने क्या कहा था मैंने आपको, मार्केंशिया लिख लीजिएगा प्लीज, अगर ढंग से क्लियर ना हो तो। मार्केंशिया, मार्केंशिया में मैंने आपको बताया था कुछ गैमी, याद होगा आपको, गैमी बताए थे। गैमी क्या होता है, सेक्सुअल बर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका किससे रिलेटेड, मतलब जो बर्डिंग या टोरुलेशन क्या है। अब बात करते हैं थर्ड, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, स्पोरुलेशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। नेक्स्ट स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन इज अगेन द न्यू टॉपिक इन एनसीईआरटी। तो देखिए स्पोरुलेशन क्या है, या इंसिस्टेशन, स्पोरुलेशन एंड इंसिस्टेशन। देखिए इसमें मैं आपको पूरा लिखा नहीं रही हूं, मैं बता रही हूं आपको। देखिए क्या होता है,
अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा होता है, अमीबा विड्रॉस इट्स स्यूडोपोडिया एंड प्रोड्यूस 3-layered हार्ड सिस्ट। ये तो क्या हो गया, इंसिस्टेशन। यानी अमीबा ने क्या किया, देखिए अमीबा, ये सूडोपोडिया था, अमीबा ने क्या किया, जब अनफेवरेबल कंडीशन आई उसने सूडोपोडिया को अंदर ले लिया, ठीक है, इस तरीके से उसने इसको अंदर लेके इस तरीके से बन गया, और बाहर उसने क्या किया, अपने बाहर 3 लेयर उसने सिस्ट की फॉर्म कर दी। वाई? क्योंकि सिस्ट कैसा है, ये रेजिस्टेंट होता है, अनफेवरेबल कंडीशन को ये टॉलरेट कर सकता है। इंसिस्टेशन हो गया। अब उसके बाद व्हाट इज स्पोरुलेशन? तो इंसिस्टेशन के बाद क्या होगा, यहां से इंसिस्टेशन के बाद अंदर ही स्पोर्स बन रहे होंगे, तो स्पोर्स रिलीज्ड, इसको हम कहेंगे स्पोरुलेशन। अब यहां ध्यान दीजिए, स्पोरुलेशन कैसे होगा, मैंने आपको अभी बताया कि अमीबा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों से क्या कर सकता है, डिवाइड। तो यहाँ ये क्या करेगा, इंसिस्टेशन है, अंदर स्पोर्स बन रहे होंगे, यानी स्पोरुलेशन से पहले क्या होगा, इंसिस्टेशन से पहले क्या चीज होगी, अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन एंड प्रोड्यूस मेनी स्मॉल अमीबा विच इज ऑल्सो नोन एज, याद रखिए, विच इज ऑल्सो नोन एज सूडोपोडियोस्पोर्स। ठीक है, तो सूडोपोडिया के वजह से, मतलब सूडोपोडियोस्पोर्स इनको कहा जाता है, ये हुए। देन सिस्ट ब्रेक, इसके बाद जब ये सब कब हो रहा है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आ रही है, या यहां नहीं, सिस्ट ब्रेक होगा, ब्रस्ट होगा, कब, याद रखिए मैं लिख नहीं रही हूं यहाँ पे, सिस्ट ब्रेक होगा जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, और सिस्ट ब्रेक होगी एंड स्पोर्स रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पोरुलेशन। तो जब उसने सिस्ट फॉर्म किया अनफेवरेबल कंडीशन में, वो था इंसिस्टेशन, और जब अंदर उसी टाइम पे अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्स बना रहा है, जब फेवरेबल कंडीशन आई स्पोर्स को बाहर रिलीज कर दिया, नोन एज स्पोरुलेशन। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपका पूरा चैप्टर कल कंप्लीट कर दूं। कुछ चीजें मैं सिर्फ आपको बोलूंगी, लिखूंगी नहीं, तो ऐसे में चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और अभी मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो पेपर है वो पीछे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जो कुछ पेपर्स हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम भी है, तो वो भी जैसे 15 से कहे थे होने के लिए, तो वो अब पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो 10 दिन में तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि 10 दिन बाद फिर आपका पेपर हो जाए, ऐसा नहीं है। बट फिर भी ये है कि हमें जल्दी कंप्लीट करना ही है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि कल हम कंप्लीट कर दें इसको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।